सत श्री अकाल दोस्तों। अ, ईरान और इज़राइल का जंग जो है वो काफ़ी तेज़ हो चुका है। उसमें रोज़ दोनों तरफ से क्लेम्स किए जा रहे हैं कि इतना बम्बार्डमेंट हुआ, ये डिस्ट्रॉय हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो जंग किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, वो किसी भी कंट्री में हो, कहीं भी हो दुनिया में। वो अगर हम इतना दूर बैठे हैं तो हमारे लिए भी वो जंग अच्छा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हमें भी फेस करने पड़ेंगे। तो इस सारे जंग में जो सोशल मीडिया के ऊपर जो नए नए पर्सपेक्टिव सामने आ रहे हैं, एक ये बात आ रही है सामने कि प्रोपेगेंडा ही कह लीजिए कि क्या कि ये जो जंग है ये जो शिया मुस्लिम्स हैं उनको क्रश करने के लिए है। जब मैंने ये देखा, इसके बारे में थोड़ा सा मेरी नज़र में आया, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा इसका सर्च करते हैं कि क्या है, ये सच्चाई है या ऐसे ही है, हवा में बात है। तो इसके लिए मैंने जो एक्स का, जो ट्विटर पहले होता था, उसका जो एआई है ग्रोक, मैंने उसके ऊपर एक क्वेश्चन पुट अप किया। तो वहाँ से जो जवाब आया, फिर उसमें से मुझे और क्वेश्चन ऐसे करते करते हम एक डिस्कशन लंबा सा हो गया। तो मैं वो आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू शेयर करता हूँ। आप भी पढ़िए, आप भी देखिए कि क्या है इसमें, सारा सिलसिला क्या है। तो आइए पहले मैं आपको वहाँ पर ही ले चलता हूँ सीधा। तो दोस्तों, मेरा पहला क्वेश्चन था ये जो आप देख रहे हो, इज़ वॉर ऑन ईरान टू क्रश शियाज। इसमें ग्रोक का सीधा ये जवाब था कि ये एक प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो इज़राइल ने हमला किया है वो इसकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनके ऊपर हमला किया था, क्योंकि इज़राइल को डर है कि ये कहीं न्यूक्लियर बम ना बना ले, तो इस वजह से उसने इसको किया था हमला। तो वो एक वार का रूप उसने ले लिया। तो लेकिन वो आगे चल के कहता है कि हाउ एवर सम पोस्ट ऑन एक्स सजेस्ट ए ब्रॉडर नैरेटिव एमंग सर्टन कमेंटेटर्स particularly from Iranian or Shia aligned perspectives who frame the conflict as an attack on Shia Islam itself। वो मानता है कि नेट के ऊपर ये काफ़ी सारी पोस्ट ऐसी हो रही हैं कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये शिया इस्लाम जो शियाज हैं उनको ख़त्म करने के लिए, उनको क्रश करने के लिए ये वार थोपी गई है। तो लेकिन ग्रोक का अपना मानना है कि ऐसा नहीं है। ये सिर्फ उसका जो ईरान की एसोसिएशन है कुछ शिया ग्रुप्स के साथ, हिजबुल्ला वगैरह या इराकी मिलिशियाज़ हैं उनके साथ, या कुछ कंट्रीज जैसे लेबनान, यमन है और एल्सवेयर जहाँ भी शियाज रहते हैं उनके साथ ईरान का लिंक अप है, और वो इज़राइल को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ऐसा है कि कहीं ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। हमें जो इनका कहना है कि मतलब हम इज़राइल को ख़त्म कर देंगे बिल्कुल, तो इस डर से इज़राइल ने उसके न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ हैं उनके ऊपर अटैक किया है। तो ये लंबी जवाब है उसका, आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं पढ़ने लगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और आपके टाइम की मुझे कदर है। वक्त हर एक का कीमती होता है, तो आप फ्री टाइम में आप इस सारे डिस्कशंस को पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको, जब इसने न्यूक्लियर की बात की कि ईरान को मतलब न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए इसके पास, या इसके पास ये जो अगर ये आएगा तो ये कल नुकसान पहुंचा सकता है, पूरे रीजन के लिए खतरा बन सकता है। फिर मेरा क्वेश्चन था कि बट IAEA हैज़ ऑलरेडी डिक्लेयर दैट ईरान इज़ नॉट डेवलपिंग एन न्यूक्लियर बॉम्ब, देन वाई US इज़ नॉट प्रिवेलिंग अपॉन इज़राइल टू स्टॉप स्ट्राइक्स। इसके जवाब में भी वो लिख रहा है कि ऐसा है कि IAEA ने डायरेक्ट ये नहीं कहा, लेकिन उसका ये भी मानना है कि मतलब ये अभी इस स्टेज पर उनका कोई ऐसा लगता नहीं है कि वो बम बनाने की तरफ जा रहे हैं, या उनका एम्बिशन है कि ये बम बनाना है। ये प्रूफ ऑफ ए सिस्टमेटिक एफर्ट टू मूव इनटू न्यूक्लियर वेपन, कि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाने जा रहे हैं। तो इससे मतलब ये लगता है कि, लेकिन जो इज़राइल के डाउट्स हैं या जो US के डाउट्स हैं वो भी
अपनी जगह पे हैं कि कल ये बना सकता है, क्योंकि ये जो यूरेनियम की एनरिचमेंट इसने 60% प्योरिटी तक कर ली है, तो ये क्लोज टू वेपन्स ग्रेड आ जाता है। ये यूरेनियम 60% अगर उसकी एनरिचमेंट होगी तो ये वेपन्स ग्रेड तक पहुंच चुका है, तो इस करके उनको खदशा है कि ये वेपन्स बना सकता है। तो ऐसे चलते चलते आगे ये आप इसको कंप्लीट पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी डिटेल में इसने जवाब दिए हैं मेरे क्वेश्चंस के। तो इसमें अमेरिका उसको क्यों नहीं रोक रहा है, तो ये भी उसने लिखा है इसमें। Critically, the US may be balancing the risk of escalation against the benefits of Israel's actions, which delay Iran's nuclear progress without direct American involvement. मतलब कि अमेरिका जो है वो ईरान के इसराइल के थ्रू इसका जो कोई भी प्रोग्राम है न्यूक्लियर वेपन्स का उसको डिले करवा रहा है, वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है। यहाँ पर भी इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स होती है ये भी बहुत गंदी पॉलिटिक्स होती है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर लोग पॉलिटिक्स को बहुत नीचे हद तक ले जाते हैं, वैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी यही कुछ हो रहा है। However, this risks entangling the US in a wider war, especially if Iran retaliates against American assets. वो कहता है कि लेकिन फिर भी अगर ईरान ने अमेरिका के एसेट्स के खिलाफ के ऊपर अगर रिटेलिएट किया, उसके ऊपर अटैक किया, तो फिर भी अमेरिका इन्वॉल्व हो सकता है। फिर मैंने इसको एक सवाल पूछा, इफ़ सो मैनी कंट्रीज ऑलरेडी पोजेस न्यूक्लियर आर्म्स देन वाई ईरान और एनी अदर कंट्रीज न्यूक्लियर एडवांसेस आर ऑब्जेक्टेड टू, कि अगर बहुत सारे कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो फिर ईरान को या किसी और नॉन न्यूक्लियर कंट्री को न्यूक्लियर होने में क्यों रोका जाता है। Why don't all nuclear countries don't destroy their nuclear weapons first and then stop others? साथ ही मेरा क्वेश्चन था कि ये जो न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं ये पहले अपने जो उनके वेपन्स हैं न्यूक्लियर उनको डिस्ट्रॉय क्यों नहीं करते, उसके बाद वो दूसरों को रोकें। तो इसका भी वो जवाब दे रहा है कि ये भी एक द क्वेश्चन ऑफ वाई ईरान न्यूक्लियर एडवांसेस आर ऑब्जेक्टेड टू डिस्पाइट अदर कंट्रीज पोजेसिंग न्यूक्लियर वेपन्स and why nuclear armed states don't disarm first touches on a mix of geopolitics, security concerns and the structure of global power. Here's a concise. इसमें ये जवाब में जो निचोड़ है वो यही है कि कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है NPT उसके ऊपर साइन किया हुआ है, उसमें ईरान ने भी किया हुआ है। तो लेकिन उसमें जो US, रशिया, चाइना, फ्रांस, UK हैं जो जिनके पास ऑलरेडी वो है, तो ईरान ने किया है। तो जो जिन्होंने NPT साइन की होती है उनको इंस्पेक्शंस की परमिशन देनी होती है, उनको कोऑपरेट करना होता है अपने न्यूक्लियर प्लांट्स की इंस्पेक्शंस के लिए या जो भी उनके कुछ सर्टिफिकेशन होता होगा उसके लिए। तो लेकिन ईरान उसमें कोऑपरेट नहीं करता। ये भी उनका इसका एक जवाब है कि ईरान उसमें वो मतलब पूरा कोऑपरेट नहीं करता। दूसरा है कि इजराइल की अपोनेंट व्यूज इन न्यूक्लियर आर्म्ड ईरान एज एन existential threat due to Iran's support for anti-Israel groups like Hezbollah and its leadership's hostile rhetoric, कि इसराइल को ये भी डर है कि वो जो हिजबुल्लाह वगैरह को ये सपोर्ट करता है उनके साथ इसकी नज़दीकियाँ हैं, इस वजह से भी ईरान को डर है। सऊदी अरेबिया और जो अदर सुन्नी स्टेट्स हैं इस रीजन की वो भी ईरान के इस न्यूक्लियर वेपन से वो भी डरते हैं कि कल इसके पास अगर ये आ गया तो ये हमें जीने नहीं देगा, ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। फिर इसमें US मतलब जियोपॉलिटिकल राइवलरीज हैं, इनको जो पावर्स हैं ये आपस में भी डरते हैं एक दूसरे से कि अगर मैंने कर दिया तो दूसरे ने अगर अपने डिस्ट्रॉय नहीं किए, तो ये शक जो है इसकी वजह से भी ये लोग अपने हथियार को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे।
ये भी इसने एक वजह बताई कि इन लोगों के अपने एक दूसरे के ऊपर एतबार नहीं है, उसकी वजह से ये अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको डिस्ट्रॉय नहीं करते। वाई न्यूक्लियर पावर्स डोंट डिसआर्म फर्स्ट, ये वही है कि ये इनको आप एक दूसरे से डर है, इनको अपने अपने रीजन में दादा बन के बैठना है, तो वही कुछ है इनके पास। इस वजह से ये खुद अपने हथियार नहीं करेंगे, लेकिन अगर नया कोई करना चाहता है तो उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, बड़ा अच्छा इसमें काफ़ी डिटेल्स दी हुई हैं। तो सारा पूरा मेरे लिए पढ़ना तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वीडियो नहीं तो 1 घंटे की हो जाएगी। तो ये जो इसका मतलब सारी डिस्कशन का जो इसने ये क्रिटिकल पर्सपेक्टिव दिया है, द ऑब्जेक्शन टू ईरान प्रोग्राम ऑफन स्टेम्स लेस फ्रॉम प्रिंसिपल, के असूलों के नीचे है, ये असूलों के हिसाब से ये होना नहीं चाहिए, एंड मोर फ्रॉम स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट, इनके अपने इंटरेस्ट है, ये उसकी वजह से ये हो रहा है। न्यूक्लियर पावर्स मेंटेन देयर आर्सनल्स टू प्रिजर्व डोमिनेंस, वो अपने दादागिरी अपना मतलब वो बना के रखना चाहते हैं, अपना दबदबा बना के रखना चाहते हैं। वाइल नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स फेस स्क्रूटनी टू मेंटेन द स्टेटस क्यू, उनको बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी फेस करनी पड़ती है और अपना जैसे हैं वैसे रहो वाला फार्मूला उनको बताया जाता है। ईरान केस इज एम्पलीफाइड बाय इट्स एडवर्सरियल स्टांस एंड रीजनल रोल, but the broader issue reflects a flawed system where haves dictate terms to have-nots, कि जिनके पास है वो जिनके पास नहीं है उनको टर्म्स डिक्टेट करते हैं, उनको ऑर्डर्स देते हैं। Disarmament by nuclear states could theoretically level the playing field, कि थ्योरेटिकली अगर सारे डिसआर्मामेंट हो जाए, सभी अपने हथियार जो न्यूक्लियर हैं उनको अगर ख़त्म कर लें, तो ये एक लेवल प्ले फील्ड सभी के लिए बन जाएगी। बट म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट एंड पावर पॉलिटिक्स मेक इट अनलाइकली, आपसी जो शक शुबा है, ट्रस्ट नहीं है आपस में, उसकी वजह से ये नहीं हो रहा। मीनवाइल ईरान्स परस्यूट वेदर फॉर डेटरेंस और प्रेस्टीज एस्केलेट टेंशंस प्रिसाइजली बिकॉज इट चैलेंजेस दिस अनइक्वल ऑर्डर, वो ये जो ऑर्डर है कि जिनके पास हैं वो सभी को डिक्टेट करेंगे, ये इसके खिलाफ ईरान अगर खड़ा है तो ये उसकी वजह से मतलब ये सारी टेंशन उसी की वजह से बनी हुई है। फिर मैंने इसको लिखा कि आई एग्री विद क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, इट क्लियरली मीन्स दादागिरी इन हिंदी बाय कंट्रीज ऑलरेडी पोजेसिंग न्यूक्लियर आर्सनल, कि उनकी दादागिरी है जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर हथियार हैं। इसके जवाब में ये लिखता है, यू आर स्पॉट ऑन विथ कॉलिंग इट दादागिरी, ए फिटिंग टर्म फॉर द बुलिंग डायनेमिक वेयर न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स फ्लेक्स देयर पावर टू मेंटेन डोमिनेंस वाइल डिनाइंग अदर्स द सेम कैपेबिलिटी, कि ये बिल्कुल सही वर्ड में उसने कहा है कि मेरा जो वर्ड दादागिरी, ये सही वर्ड आपने यूज़ किया, कि जो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ हैं वो दूसरों के ऊपर ऐसा बिहेवियर करते हैं, उनके ऊपर दादागिरी करते हैं। द क्रिटिकल पर्सपेक्टिव हाईलाइट्स दिस हिपोक्रेसी, द यूएस रशिया एंड अदर क्लिंग टू देयर आर्सनल्स, यूएस के पास जो हैं 5044 वारहेड्स हैं, रशिया के पास 5580 हैं फॉर डेटरेंस एंड इन्फ्लुएंस, यह डिमांड ईरान हाल्ट इट्स प्रोग्राम, इतना उनके पास इतने हथियार होते हुए भी वो ईरान को कहते हैं तू नहीं ले सकता। कोई भी नई कंट्री अगर न्यूक्लियर हथियार लेना चाहती है तो उसको मना करते हैं कि भाई आप नहीं ले सकते, हम इतने रख लेंगे लेकिन आप नहीं ले सकते। तो ये था सारा, आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिए, आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। फिर इसने बीच में लिखा है कि ये जो पावर्स हैं ये क्या करती हैं, दिस डू एज आई से नॉट एज आई डू, कि मैं जो कहता हूँ वो करो, ना कि जो मैं करता हूँ वो करो। अप्रोच फ्यूल्स रिजेंटमेंट, कि इस वजह से रिजेंटमेंट जो है वो बढ़ती है, वो उसको फ्यूल करती है इस रिजेंटमेंट को, कि आप अपने लिए कुछ रूल्स बना रहे हो, दूसरों के लिए
कुछ रूल्स बना रहे हो। एज सीन इन एक्सपोज फ्राम इरानियन परस्पेक्टिव who argue it's less about non-proliferation and more about keeping Iran in check to protect Western and Israeli interests। कि ये जो सब किया जा रहा है, जो ईरान को रोका जा रहा है, वो सिर्फ वेस्टर्न इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और इजरायली इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है। द NPT's promise of eventual disarmament feels like lip service when nuclear powers modernize their stockpiles instead of dismantling them. It's textbook दादागिरी। The big players set rules they don't follow। जो बड़ी हस्तियां हैं वो रूल्स बनाते हैं जो खुद वो मानते नहीं, जो उन रूल्स के ऊपर खुद चलते नहीं हैं। यूजिंग देयर माइट टू सप्रेस चैलेंजर्स, वो अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हैं जो उनको चैलेंज करता है। If you want to dive deeper into how this power dynamic plays out in specific regions or what Iran could do to counter this, let me know। ये कह रहा है कि अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, किसी स्पेसिफिक रीजन के बारे में बात करनी है तो वो भी मुझे बता सकते हो। लेकिन मैंने इसको, ये डिस्कशन को यहीं पर थैंक्स करके तो क्लोज कर दिया। यू आर वेलकम। If you want to explore more about this दादागिरी in global politics or any related topic, just hit me up। कहता किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करनी है मुझे आप मैसेज कर दो तो मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। तो ये था फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको पढ़ने के बाद ये बहुत एक यूज़फुल आपको एक डॉक्यूमेंट बन सकता है आपके लिए। तो आपको जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या होता है, क्या चलता है, उसके बारे में भी आपको काफ़ी कुछ इसमें मिलेगा। तो थैंक्स टू ग्रोक फॉर रिप्लाइंग इन डेप्थ ऑल माय क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। थैंक यू।